अपेक्स कॉलेज मकराना की हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं महान कवि केशव के बारे में। यानी केशव को साहित्य में आचार्यत्व प्राप्त है। तो केशव के आचार्यत्व पर आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो इसमें देखिए केशव का आचार्यत्व। केशव के आचार्यत्व से पहले हम उसका केशव के बारे में थोड़ा सा सामान्य परिचय अर्जित कर लेते हैं। और वो उसके अंदर देखिए आप सामान्य परिचय में कि रीतिकाल के प्रमुख सृजनधर्मी कलाकारों में आचार्य कवि केशव का अपना अलग स्थान है। यानी रीतिकाल के प्रमुख सृजनधर्मी कलाकारों में आचार्य कवि केशव का अपना अलग स्थान है। उन्होंने एक और रामचंद्रिका जैसी प्रबंधात्मक काव्य कृति की रचना करके अपनी कवि प्रतिभा का परिचय दिया। वहीं दूसरी ओर कवि प्रिया और रसिक प्रिया जैसे उत्कृष्ट ग्रंथों का प्रणयन कर साहित्य शास्त्र के आचार्य पद को अलंकृत किया। यानी उनकी रचनाएं जो रामचंद्रिका है या कवि प्रिया है या रसिक प्रिया है, ऐसे उत्कृष्ट ग्रंथ है कि उनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि साहित्य शास्त्र के क्षेत्र में केशव वास्तव में आचार्य हैं। राजकवि होने के कारण राज दरबारों की चकाचौंध देखने के साथ साथ पंडित परंपरा एवं सामयिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ने से वे रस, रीति, छंद, अलंकार आदि की व्याख्या करते हुए कवि साथ साथ आचार्य परंपरा का निर्वाह भी करने लगे। तो ये तो था इनका केशव का आचार्यत्व के बारे में विचार, यानी उनका सामान्य परिचय। अब देखिए आचार्यत्व का महत्व, यानी साहित्य शास्त्र में आचार्यत्व का क्या महत्व है। तो देखिए काव्य की परिभाषा एवं स्वरूप, काव्य की परिभाषा एवं स्वरूप, उसके भेद, धर्म, गुण, अलंकार, काव्य में प्रयुक्त शब्द, अर्थ एवं प्रयोजन आदि विविध बिंदुओं की समीक्षा करके सिद्धांतों की स्थापना करने और लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले विद्वान को आचार्य कहा जाता है। यानी आचार्य किसको कहा जाता है कि जो काव्य की परिभाषा, स्वरूप, उसके भेद, धर्म, गुण, अलंकार, काव्य में प्रयुक्त शब्द, अर्थ एवं प्रयोजन, इस प्रकार के जो विविध बिंदु है उनकी समीक्षा करके सिद्धांतों की स्थापना करें और लक्षण ग्रंथों का निर्माण करें, ऐसे विद्वान को आचार्य कहा जाता है। यानी संस्कृत साहित्य में आचार्यत्व का अत्यधिक महत्व रहा है। संस्कृत साहित्य में आचार्यत्व का अत्यधिक महत्व रहा है। संस्कृत साहित्य का अध्येता होने से केशव का झुकाव इस ओर स्वतः हो गया और वे हिंदी में आचार्य परंपरा के प्रथम उन्नायक बने। यानी केशव का संस्कृत साहित्य की ओर अत्यधिक ध्यान आकृष्ट था, यानी वो संस्कृत के प्रगाढ़ पंडित थे। तो इस कारण से उनका झुकाव स्वतः ही इस ओर हो गया। इस कारण हिंदी में भी आचार्य परंपरा के प्रथम उन्नायक बने। यानी आचार्य, पहले आचार्य माने जाते हैं हिंदी साहित्य के केशव। तो क्या माने जाते हैं? आचार्य। अब केशव का आचार्यत्व। केशव की 3 रचनाएं ऐसी है जिनमें उनका आचार्यत्व सिद्ध होता है। यानी केशव की 3 रचनाएं ऐसी है जिनमें उनका आचार्यत्व सिद्ध होता है और उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। वे है, एक तो है कवि प्रिया, दूसरी है रसिक प्रिया और तीसरी है छंदमाला। तो आचार्यत्व सिद्ध करने वाली केशव की 3 रचनाएं कौन कौन सी है? कवि प्रिया, रसिक प्रिया और छंदमाला। इनमें रसिक प्रिया में केशव ने 9 रसों का विवेचन किया है। कितने रसों का? 9 रसों का विवेचन किया है तथा श्रृंगार की विभिन्न प्रवृत्तियों, नायिका की चेष्टाओं, वियोग दशाओं और रस दोषों का निरूपण किया है। कवि प्रिया में काव्य दोषों, रीतियों, अलंकारों तथा छंदमाला में शताधिक छंदों यानी 100 से अधिक छंदों के लक्षण
उदाहरण प्रस्तुत किए। इस प्रकार अपनी रचनाओं में केशव द्वारा काव्य शास्त्रीय लक्षणों की विवेचना करने से उनका आचार्यत्व रूप अधिक व्यक्त हुआ है। यानी इस प्रकार केशव का आचार्यत्व इनकी 3 रचनाओं से सिद्ध हो जाता है, क्योंकि इन तीनों रचनाओं में उन्होंने अलंकारों का भी और रसों का भी, छंदों का भी, रीतियों का भी, सबका प्रयोग बहुत ही सुदृढ़ रूप से किया है। इसलिए उनका आचार्यत्व स्पष्ट रूप से निरूपित हो जाता है। अब है रस विवेचन। रस विवेचन में देखिए कि रसिक प्रिया में केशव ने कवियों की 3 श्रेणियां निर्धारित की है। तो रसिक प्रिया में केशव ने कवियों की कितनी श्रेणियां निर्धारित की है? 3। और श्रृंगार रस को अपनाने वाले को उत्तम कवि कहा है, और जो कवि श्रृंगार रस को अपनाता है वो उत्तम कवि कहलाता है। यथा उन्होंने क्या कहा है कि उत्तम मध्यम अधम कवि, उत्तम हरिरस 3, मध्यम मानत मानुषनि, दोषनि अधम प्रवीण। यानी इसमें हरिरस से आचार्य केशव का आशय उज्ज्वल श्रृंगार रस से रहा है। हरिरस का मतलब है श्रृंगार रस। इस प्रसंग में उन्होंने सभी रसों के विभिन्न अंगों और भेदों का विवेचन किया है। भरत मुनि द्वारा प्रतिपादित रस निष्पत्ति के सिद्धांत के वे समर्थक माने जाते हैं। यानी भरत मुनि हुए उनके द्वारा जो रस निष्पत्ति प्रतिपादित पुस्तक है उसके सिद्धांत के वे समर्थक माने जाते हैं। उन्होंने भावों को व्यापक रूप दिया है। उन्होंने भावों को व्यापक रूप दिया है और विभावों, अनुभवों और सात्विक भावों का समावेश भावों में करते हुए उन्होंने कवियों का जनक बताया है। विभावों, अनुभवों और सात्विक भावों का समावेश भावों में करते हुए उन्हें कवियों का जनक बताया है। अब है नायक नायिका भेद निरूपण। हम वैसे भी नायक नायिका भेद निरूपण में देखते हैं कि केशव ने किस प्रकार नायक नायिका भेदों का निरूपण किया है। यानी रसिक प्रिया में केशव ने रस विवेचन के साथ नायक नायिका के भेदों का निरूपण किया है। इस विवेचन में उन्होंने पूर्ववर्ती आचार्यों की परंपरा का अनुसरण किया है। यानी रसिक प्रिया में केशव ने रस विवेचन के साथ साथ नायक नायिका के भेदों का निरूपण किया है। इस विवेचन में उन्होंने पूर्ववर्ती आचार्यों की परंपरा का अनुसरण किया है। उन्होंने नायक के 4 भेद माने हैं। उन्होंने नायक के कितने भेद माने? 4। अनुकूल, दक्षिण, शठ और धृष्ट। यानी 4 भेद कौन कौन से हो गए? अनुकूल नायक, दक्षिण नायक, शठ नायक और धृष्ट नायक। इसी प्रकार रसिक प्रिया में श्रृंगार के सूक्ष्म पक्षों की विवेचना करते हुए नायिका भेद पर विस्तार से प्रकाश डाला है। यानी उन्होंने नायिका भेद पर भी विस्तार से प्रकाश डाला है। अब है अलंकार विवेचन। यानी कवि प्रिया में केशव ने काव्यगत दोषों, कवि प्रसिद्धियों, रीतियों और चित्र काव्य के भेदों का निरूपण किया है। इसमें उन्होंने सर्वाधिक महत्व काव्य अलंकारों को दिया है। सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया है? सर्वाधिक महत्व काव्य अलंकारों को दिया है। नायिका के नक्षिक वर्णन, नक्षिक वर्णन जानते हो? नाखून से लेकर चोटी तक यानी शिख तक पूरा का पूरा वर्णन नायिका के बारे में, यानी पैरों का, उनके नाभि का, उनके अधरों का, आंखों का, ललाट का, सब का वर्णन में केशव का अलंकारवादी व्यक्तित्व प्रकट हुआ है। अलंकारों में भी उन्होंने कुछ को विशिष्ट माना है और प्रत्येक प्रकार की काव्य रचना में अलंकारों का होना आवश्यक बतलाया है। वो कहते हैं इस बारे में कि जदपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरस सुव्रत भूषण बिनु न बिराजई कविता वनिता भित। यानी कि अगर काव्य में इस प्रकार के अलंकारों का प्रयोग नहीं हो तो वो काव्य
आत्मसात करने योग्य नहीं बनता। अब है छंद निरूपण। छंद निरूपण में देखिए कि केशव ने छंदमाला में रसिक प्रिया हो गई, कवि प्रिया हो गई, और अब ये तीन ही तो है उनके ग्रंथ जिनसे उनका आचार्य तो स्पष्ट होता है। तो रसिक प्रिया में उन्होंने नायक नायिका भेद का निरूपण किया है। कवि प्रिया में उन्होंने अलंकारों का विस्तार करते हुए उनकी आवश्यकता को बताया है। और अब छंद निरूपण में उनकी तीसरी पुस्तक है छंदमाला। तो केशव ने छंदमाला में अनेक छंदों का साधारण विवेचन किया है, यानी अनेक छंदों का। उन्होंने छंदों के लक्षण दोहों में प्रस्तुत किए। उन्होंने छंदों के जो लक्षण है वो किस में प्रयोग प्रस्तुत किए? दोहों में प्रस्तुत किए हैं। और उदाहरण छंदानुसार दिए, और उदाहरण है वो छंद के अनुसार दिए। 32 अक्षरों वाले अनंग शिखर नामक छंद तक कुल 76 छंदों का विवेचन हुआ है। यानी उन्होंने अपनी छंदमाला में कितने छंदों का वर्णन किया है? 76 छंदों का, 76 छंदों का वर्णन विवेचन हुआ है। उन्होंने वार्णिक तथा मात्रिक दोनों प्रकार के छंदों का विवेचन प्रस्तुत करते हुए कुछ नवीन छंदों का भी निरूपण किया है। छंदों की दृष्टि से उनकी रामचंद्रिका में भी विविध प्रयोग मिलते हैं। उन्होंने छंदमाला के अतिरिक्त जो रामचंद्रिका लिखी है उसमें भी छंदों का अत्यधिक प्रयोग मिलता है। अब है काव्य सिद्धांत। क्या है? काव्य सिद्धांत। यानी कवि प्रिया में केशव का आचार्यत्व सुस्पष्ट हुआ है। यानी कवि प्रिया में केशव का आचार्यत्व सुस्पष्ट हुआ है। उसमें उन्होंने काव्य रचना के लिए अनेक निर्देश दिए हैं और कवि के सामने उपस्थित होने वाली बाधाओं की ओर संकेत किया है। क्या किया उन्होंने? कि काव्य रचना के लिए अनेक दिशा निर्देश दिए और कवि के सामने कौन कौन सी बाधाएं उत्पन्न हो सकती है उनकी ओर भी उन्होंने संकेत किया है। केशव संस्कृत साहित्य की आचार्य परंपरा से प्रभावित रहे। इस कारण उन्होंने अनेक स्थानों पर शब्दों की वाचकता एवं व्यंजकता के लिए निर्देश दिए। और आचार्य आनंद वर्धन की तरह कवियों को काव्योपयोगी सुंदर शब्दों की खोज करने के लिए परिश्रम करने का निर्देश भी दिया। उन्होंने आनंद वर्धन की तरह कवियों को कहा है कि वो काव्य के उपयोग में आने वाले जो अगर सुंदर शब्द हैं उनकी खोज करें, परिश्रम करें। और इसके बारे में उन्होंने निर्देशित किया है। क्या किया है? निर्देशित। क्या निर्देश दिया है? कि चरण धरत चिंता करत नींद न भावत शोर, सुब्रन को शोधत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। कि चरण धरत चिंता करत, यानी पैर रखते हुए चिंता करते, नींद न भावत शोर, और उन्हें नींद भी नहीं आती। सुब्रन को शोधत फिरत, वो हर चीज का शोध करने के लिए फिरते रहते हैं। कौन कौन? कवि, व्यभिचारी और चोर। कवि को भी नींद नहीं आती, वो नए शब्दों की को ढूंढने के लिए घूमता रहता है। व्यभिचारी भी ऐसा इंसान है जिसको नींद नहीं आती और वो अपनी कुंठित भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए, उनकी कुंठित भावनाओं को आत्मसात करने के लिए घूमता रहता है। और चोर भी चोरी करने के लिए, उसे नींद नहीं आती, वह घूमता रहता है। तो काव्य सिद्धांतों की चर्चा में केशव ने रस, रीति, छंद, अलंकार एवं नायक नायिका भेद पर अधिक बल दिया है और उनकी विस्तार से चर्चा की। इस आधार पर उनका आचार्य तो रूप अधिक परिस्पष्ट हुआ है। क्या हुआ है? हम मान लेते हैं, या साहित्य शास्त्र के विद्वानों ने, कवियों ने मान लिया है कि वास्तव में केशव आचार्य पद के लिए योग्य हैं। यानी हम अगर कहें तो संक्षेप रूप में यह कह सकते हैं कि केशव रीति काव्य धारा के प्रथम आचार्य कवि सिद्ध होते हैं। उन्होंने कवि प्रिया, रसिक प्रिया और छंदमाला, इन तीनों रचनाओं में काव्य धारा के जिन लक्षणों का विवेचन किया, उनका प्रदर्शन रामचंद्रिका में स्थान स्थान पर किया है। अतः रामचंद्रिका में छंद और अलंकारों का वैविध्य देखकर केशव का आचार्यत्व निर्बाध रूप से प्रमाणित हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं
कि केशव वास्तव में साहित्य शास्त्र के आचार्य थे। आज के कालांश में इतना ही। धन्यवाद। अगले कालांश में हम फिर किसी नए बिंदु पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।